हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है पेस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पेस्टलिज्म, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है ऑफ द इंडियन सोसाइटी। उसके बाद डिस्कस करेंगे अबाउट वेरियस कम्युनिटीज दैट वी हैव इन इंडिया और देखेंगे क्या था कॉलोनियल रूल का इंपैक्ट ऑन देयर लाइव्स। साथ में हम केस स्टडी में पढ़ेंगे अबाउट द मसाई कम्युनिटी फ्रॉम अफ्रीका। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो चलो फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पेस्टलिस्ट होते क्या है? तो ये वो कम्युनिटीज होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं ऑन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। यानी कि ये लोग अलग अलग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, जैसे कि कैमल हो गए, शीप हो गए, गोट हो गए, काउस हो गए, बफेलोज हो गए। ठीक है, अब इनसे जो इन्हें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको ये पर्सनल यूज के लिए भी रखते हैं। साथ में इसमें से कुछ प्रोडक्ट को ले जाकर ये सेल कर देते हैं, किसी से ये बार्टर में दूसरी चीजें एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो लोग होते हैं इनकी लाइफ डिपेंड करती है ऑन द एनिमल्स जिनको ये डोमेस्टिकेट करते हैं। They move from one place to another in search of pastures and water। अब देखो, इन लोगों के पास होते हैं काफी सारे एनिमल्स, तो इनको खाने के लिए ग्रास की जरूरत पड़ती है, साथ में they also need water। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते हैं इन सर्च ऑफ बेटर वाटर रिसोर्सेज एंड बेटर फूड, ताकि इनके जो अलग अलग एनिमल्स हैं वो बढ़िया से ग्रो करते रहें और वो हेल्दी रहें। ठीक, दे प्रैक्टिस नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल, यानी कि ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें ये लोग एक किसी परमानेंट जगह पर नहीं रहते, ये अपना जो प्लेस ऑफ लिविंग है उसे कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। Nomadic pastoralism is particularly suited to regions with scarce and seasonal resources। स्पेशली ये जो मोड है, ये जो वे ऑफ लिविंग है, ये उन सारे ही जगहों के लिए बहुत अच्छे से सूटेबल है जहाँ पर बहुत ही स्कार्स रिसोर्सेज हैं, या फिर जो रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं वो सीजनल बेसिस पर अवेलेबल होती हैं। आपको थ्रू आउट द ईयर रिसोर्सेज, फूड, वाटर, ये सारी चीजें नहीं मिलती। ठीक है, जैसे कि हमारे फॉरेस्ट हो गए, हमारी डेजर्ट हो गए और कुछ कुछ प्लेसेस में प्लेट्यूज भी। ठीक, तो इन्हीं सारी जगहों पर जो है ये पेस्टलिज्म वहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ के लोग इसे फॉलो करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ पेस्टरल कम्युनिटीज इन इंडिया। इसमें हम माउंटेन्स में देखेंगे, उसके बाद वी सीन प्लेट्यूज एंड प्लेन्स आल्सो। सबसे पहले अगर हम माउंटेन्स में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में वी हैव गुज्जर बाकरवल्स। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, विंटर में तो ये लोग शिवालिक के फुटहिल्स में आपको देखने को मिलेंगे, ये वहाँ पर रहेंगे और वहाँ पर बहुत सारी ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट होंगे जहाँ पर इनको फॉडर मिलेगा फॉर देयर एनिमल्स। ठीक, तो विंटर में तो ये नीचे की साइड आ जाएंगे, वहीं जब समर्स होंगी, गर्मियाँ होंगी, तो ये वापस दे माइग्रेट टू हायर एल्पाइन मेडोज। ठीक है, और वहाँ पर ये रहेंगे इन कश्मीर एंड लाहौर। तो ये लोग क्या करते हैं, जब सर्दियाँ होती हैं तो जो ऊपर का माउंटेन्स वाला एरिया होता है वहाँ पर स्नो हो जाती है, तो इनको वहाँ पर प्रॉपर अपने एनिमल्स के लिए, अपने कैटस वगैरह के लिए प्रॉपर फूड नहीं मिलता, वाटर नहीं मिलता, तो उस टाइम पर ये लोग नीचे वाले एल्टीट्यूड पर आ जाते हैं। तो सर्दियों में ये लोग यहीं रहते हैं और जब वापस गर्मी आने लगती है तो ये वापस जो है अपने हायर एल्टीट्यूड पर ऊपर माउंटेन्स की तरफ चले जाते हैं। तो यानी कि इनका ये जो मूवमेंट है किस चीज के ऊपर है, अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। देयर मूवमेंट इज साइक्लिक फॉलोइंग सीजनल चेंजेस टू एक्सेस पेस्चर्स। तो ये जो इनका मूवमेंट है ये साइक्लिक होता है, और ये क्यों होता है, टू गेट द एक्सेस टू द पेस्चर। पेस्चर क्या होते हैं, ये वो बड़ी बड़ी लैंड्स होती है जहाँ पर छोटी छोटी घास वगैरह ग्रो होती है और ये एनिमल्स उनको ग्रेज करते हैं। ठीक, तो यानी कि इनका ये सीजनल मूवमेंट है ताकि इनके जो एनिमल्स हैं उनको बेटर फूड मिल पाए। ठीक, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं गद्दीस। तो ये लोग भी प्रैक्टिस करते हैं ट्रांस ह्यूमेंस, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं और अपने साथ अपना जो एनिमल का हर्ड होता है उसे भी लेकर जाते हैं। और इनका भी मूवमेंट आपको वैसे ही देखने को मिलेगा कि ये लो ऑल्टीट्यूड में आ जाएंगे ड्यूरिंग विंटर्स, और जैसे ही समर वापस आएंगे दे विल गो बैक टू हायर एल्टीट्यूड। ठीक, तो इनका मूवमेंट भी सेम ही है। क्यों? क्योंकि ये भी सीजनल मूवमेंट है, सर्दियों में ऊपर रिसोर्स कम है, फूड कम है, देयरफॉर दे कम डाउन। नेक्स्ट वी हैव गुज्जर्स ऑफ घरवाल एंड कुमाऊं। तो ये भी माइग्रेट करते हैं टू हायर ऑल्टीट्यूड ड्यूरिंग समर्स, और विंटर्स में ये डिसेंड कर जाते हैं टू द ड्राई फॉरेस्ट एरियाज इन द लोअर ऑल्टीट्यूड। तो यानी कि अगर आप इसे ओवरऑल देखें तो जो भी हमारी पेस्टरल कम्युनिटीज माउंटेन्स पर रहती हैं वो लोग क्या करती हैं, सर्दियों में वो लोअर ऑल्टीट्यूड पे आ जाती हैं और गर्मियों में वो वापस हायर एलिवेशन पे, हायर एल्टीट्यूड पर चली जाती है। ठीक, तो ये होता है इनका सीजनल मूवमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो महाराष्ट्र में वी हैव धंगर्स। तो ये लोग मॉनसून में तो अपने सेंट्रल प्लेट्यू पर ही रहते हैं, वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं, बाजरा ग्रो करते हैं, और साथ में इस टाइम पर इनकी जो शीप होती है उनके लिए ग्रेजिंग के लिए काफी कुछ अवेलेबल रहता है। उसके बाद जब मानसून खत्म हो जाता है तो पोस्ट मानसून ये लोग क्या करते हैं, ये वेस्ट में टुवर्ड्स कोंकण कोस्ट मूव कर जाते हैं, और वहाँ पर जहाँ पर भी हार्वेस्टेड फील्ड होते हैं उनके ऊपर इनके एनिमल्स ग्रेज करते हैं। तो स्पेशली जो वहाँ के फार्मर्स होते हैं वो वेट करते हैं कि कब ये लोग अपने एनिमल्स को लेकर आएंगे, वो उनके हार्वेस्टेड फील्ड पर ग्रेज करेंगे, और साथ में जो एनिमल वेस्ट होता है इनका वो उनके फील्ड पर एज अ मैन्योर वर्क करता है। ठीक है, दे एनरिच द सॉइल विद मैन्योर। तो ये होता है इनका पोस्ट मानसून। जब मानसून खत्म हो जाता है तो ये लोग उन एरियाज में जाते हैं जहाँ पर हार्वेस्ट हुआ होता है, उन फील्ड पर इनके एनिमल्स ग्रेज करते हैं और एनिमल का वेस्ट एज मैन्योर वहाँ वर्क करता है। इसके बाद दे रिटर्न टू द प्लेट्यू बिफोर द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मानसून। अगला मानसून आने से पहले ये वापस अपना जो प्लेट्यू है उस पर रिटर्न कर जाते हैं। फिर जब मानसून आएगा वहाँ पर ये अपना ग्रो करेंगे और उसके बाद फिर ये यही साइकिल रिपीट करते रहेंगे। तो इनकी साइकिल सर्दियों और विंटर के अकॉर्डिंग नहीं होगी, इनकी साइकिल होगी अकॉर्डिंग टू मानसून साइकिल। नेक्स्ट, इसके अलावा इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका हमें देखने को मिलते हैं गोलाक्स, कुरुमास एंड कुरुबास। तो ये क्या करते हैं, ये भी हर्ड रखते हैं अपने साथ ऑफ कैटल, शीप एंड गोट्स, एंड दे माइग्रेट बिटवीन ड्राई प्लेट्यू रीजन एंड कोस्टल एरियाज डिपेंडिंग ऑन सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्चर्स। तो पेस्चर की सीजनल अवेलेबिलिटी जो है वो मानसून पर डिपेंड करती है। तो इसी तरह ये जो लोग हैं ये भी ऐसे ही मूव करते हैं, जब इनकी रीजन ड्राई हो जाती है, मानसून चला जाता है, तो ये टुवर्ड्स द कोस्ट रीजन मूव कर जाते हैं। ठीक, ताकि इनको बेटर वहाँ पर पेस्चर लैंड अवेलेबल हो। नेक्स्ट वी हैव राइकास ऑफ राजस्थान। ये लोग कैमल हर्डर्स होते हैं, यानी कि ये कैमल्स को रखते हैं अपने साथ, और ये माइग्रेट करते हैं टू द ग्रीनर पेस्चर ड्यूरिंग मानसून एंड रिटर्न टू डेजर्ट एरियाज इन ड्राई सीजन। यानी कि
ये लोग उल्टा करते हैं, जब ड्राई सीजन होता है तो ये वापस अपने डेजर्ट में आ जाते हैं, और जब मानसून होता है तो ये लोग दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं जहाँ पर इनको ग्रीनर पेस्चर्स मिलते हैं, ग्रीनर पीस ऑफ लैंड मिलते हैं। तो अभी जो हमने सबसे अलग चीज़ पढ़ी वो ये पढ़ा कि जो राइकाज हैं ये कैमल हर्डर्स हैं और राजस्थान, ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो हमने पेस्टोरल कम्युनिटीज देख ली है माउंटेन्स में, प्लेट्यूज में एंड प्लेन्स में। अब हम देखेंगे अबाउट कॉलोनियल रूल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ दिस पेस्टोरल पीपल। तो सबसे पहले देखते हैं क्या अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस पुट किए गए थे ऑन देयर मूवमेंट। सबसे पहले फॉरेस्ट एक्ट, तो बहुत अलग अलग फॉरेस्ट एक्ट आए थे जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और उसके थ्रू जो फॉरेस्ट थे वो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किए गए थे, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, जो भी फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे एज रिजर्व फॉरेस्ट, वहां पर जो भी ट्रेडिशनल ग्रेजिंग लैंड थी दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि अब ये जो अलग अलग पेस्टोरलिस्ट थे ये अपने हर्ड्स को, अपने एनिमल्स को लेकर वहां नहीं जा सकते थे। अभी तक जिन जगहों पर ये लोग ट्रेडिशनली यूज करा करते थे अब वो जगह रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी फ्रॉम यूज। इसके अलावा ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी पास किया था। अब ये क्या था, तो देखो ये जो ब्रिटिशर्स थे इनको ये लगता था कि ये जो कम्युनिटी वाले लोग हैं, ये जो पेस्टोरल पीपल हैं, ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, तो इनको कंट्रोल करना उन लोगों के लिए मुश्किल था। वहीं जो लोग परमानेंट सेटलमेंट में विलेजेस में रहा करते थे उन लोगों को ये जानते थे, पहचानते थे और उन्हें ये लोग प्रॉपर्ली कंट्रोल कर लेते थे। इन लोगों को ये उतना कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो इनको इनसे थोड़ा सस्पिशियस फील होता था, थोड़ा डेंजर टाइप फील होता था। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी पेस्टोरल कम्युनिटीज थी जिनको इन्होंने लेबल कर दिया एज क्रिमिनल ट्राइब्स। इनका मानना था कि ये जो लोग होते हैं क्रिमिनल टेंडेंसी के होते हैं और इनको जितना दूर रखा जाए, जितना इनसे कम से कम इंटरेक्शन हो वो बेटर है। तो इसलिए ये लोग लेके आए थे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और इसके बाद इन लोगों ने काफी सारी कम्युनिटीज को एज क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, और साथ में इनका अब जो मूवमेंट था दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड एंड सर्विलांस, ठीक। तो अब इन्होंने और ज्यादा इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। मूविंग फॉरवर्ड फिर आया वेस्ट लैंड रूल। तो ये वेस्ट लैंड रूल क्या था, तो अभी तक जो भी लैंड थी जो फॉरेस्ट में नहीं थी, जो एग्रीकल्चर में नहीं थी, जो ऐसे ही फ्रीली पड़ी हुई थी, वो होती थी वेस्टलैंड। पर अब ये जो ब्रिटिशर्स थे ये चाहते थे कि जितनी ज्यादा लैंड एग्रीकल्चर के अंडर आएगी उतना ज्यादा वहाँ पर अलग अलग चीजें ग्रो होंगी, जैसे कि टिम्बर ग्रो कर सकते हैं, कॉफी, टी, अलग अलग फूड क्रॉप्स, जिसको कि आगे ले जाके ये लोग इंग्लैंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग लेकर आ गए वेस्ट लैंड रूल। इसके अकॉर्डिंग जो लैंड थी जो कि अनप्रोडक्टिव पड़ी हुई थी उसको इन लोगों ने टेक ओवर कर लिया, स्टेट टुक ओवर इट, और इसके बाद इन लोगों ने अलग अलग विलेज हेडमैन अपॉइंट किए, कुछ और ऑफिशियल्स अपॉइंट किए, और उनसे कहा कि अब इस जमीन को आपको कल्टिवेट करना है। दे ऑफन कन्वर्टेड इट टू एग्रीकल्चर, और इस वजह से क्या हो रहा था, अब जब लैंड पर एग्रीकल्चर होगा तो फिर वो जो ग्रेजिंग एरिया है वो और ज्यादा कम हो गया। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो ओपन फ्री फॉरेस्ट थे उसमें से रेस्ट्रिक्ट कर दिए, रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए। उसके बाद इन्होंने इन ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर कर दिया, और लास्ट में इन्होंने क्या किया, जो फालतू लैंड पड़ी थी, जो फ्री लैंड पड़ी थी, उसको इन्होंने वेस्ट लैंड रूल्स के थ्रू एक्वायर किया और अब उस पर कल्टिवेशन स्टार्ट कर दिया। तो जो ग्रेजिंग लैंड थी वो अब और ज्यादा कम हो गई। मूविंग फॉरवर्ड इतना उन्हें कम नहीं लगा क्योंकि उनको और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए था, तो अभी तक वो पानी के ऊपर, लैंड के ऊपर, सॉल्ट के ऊपर तो टैक्सेस लगा ही रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने और नए तरह के टैक्सेस इंपोज करना शुरू कर दिया ऑन दिस पेस्टोरल कम्युनिटीज, जैसे कि ग्रेजिंग टैक्स। तो अब जो पेस्टोरलिस्ट थे उनको टैक्स पे करना पड़ता था टू गेट देयर एनिमल ग्रेस्ड, ठीक है, दे हैड टू पे फॉर ग्रेजिंग देयर एनिमल्स ऑन पेस्चर्स, और इस वजह से इनके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन था वो बढ़ रहा था। साथ में जिसके पास जितने एनिमल्स होते थे उसके अकॉर्डिंग भी उससे टैक्स लिए जाते थे। इन लोगों ने अलग अलग ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे जिनका काम होता था इन्हीं लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करना। साथ में इन्होंने एक नया सिस्टम भी लेकर आए ये लोग, जो था कि परमिट सिस्टम, यानी कि अगर इन लोगों को अपने एनिमल्स को किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रेस करवाना है तो उससे पहले इन्हें उनका परमिट लेना होगा। ये परमिट लेने में इन्हें काफी टाइम लगता था, और उसके बाद अगर परमिट से ज्यादा इन्होंने स्टे किया उस जगह पर तो इनके ऊपर फाइन्स लगते थे, इन्हें पनिशमेंट मिलती थी। सो इट वाज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन परमिट फॉर मूवमेंट एंड ग्रेजिंग, लिमिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। तो इस वजह से क्या हुआ, जो पहले फ्लेक्सिबल थे, अपने अकॉर्डिंग मूव करते थे, अपने मन मुताबिक रुका करते थे, जब उन्हें लगता था कि चलो चलते हैं तो वो चले जाते थे, अब ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब उन्हें एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर एक टाइम बाउंड मैनर में ये सारा ही प्रोसेस कंप्लीट करना होता था, ठीक है। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन लगा और अब टैक्सेस भी लगा दिए, तो अब फाइनेंशियली भी उनके लिए मुश्किल हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन पेस्टोरल कम्युनिटीज। तो सबसे पहले तो जो उनकी ग्रेजिंग लैंड थी दैट वाज रिड्यूस, बहुत ज्यादा ग्रेजिंग लैंड जो थी वो कम हो गई थी क्योंकि फॉरेस्ट रिजर्वेशन हो गए थे एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा था। तो जो फ्री लैंड थी, जो वेस्ट लैंड थी, वो भी अब कल्टिवेशन के लिए यूज हो रही थी। इसके अलावा मैनी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, क्यों, क्योंकि जब उनको इतना कम लैंड मिल रहा था तो जो उनके एनिमल्स थे वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहे थे, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा था, एंड कई बार ड्यू टू स्टार्वेशन उनके एनिमल्स की डेथ हो रही थी। साथ में इतने सारे टैक्सेस थे कि एनिमल्स रखना, उनकी टेक केयर करना, वो टैक्सेस देना उनके लिए काफी भारी पड़ रहा था, ठीक। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने अपना लाइवलीहुड ही चेंज कर दिया, और काफी ऐसे थे जिन्होंने अपना जो साइज ऑफ हर्ट था और इनकम थी उसे बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया ताकि कम टैक्सेस देने पड़े। इसके अलावा इट ऑल्सो लेड टू फोर्स सीडेंटराइजेशन। अब ये क्या होता था, तो अभी तक ये जो कम्युनिटीज थी ये अपना ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग फॉलो करती थी, नोमैडिक या सेमी नोमैडिक लाइफ जीती थी, बट अब दे वर कंपेल्ड टू सेटल डिसरप्टिंग ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, यानी कि अब इन लोगों को फोर्स किया गया था कि अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए अब जो इनकी नोमैडिक लाइफस्टाइल थी उसे छोड़कर दे हैड टू टर्न टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफस्टाइल, एग्रीकल्चर करना है, ऐसा कुछ करना, ठीक है। तो कंप्लीटली जो इनकी लाइफस्टाइल थी दैट वाज चेंज्ड। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये तो हमने इंडिया में देख लिया, इंडिया की कम्युनिटीज डिस्कस कर ली, कैसे वो अफेक्ट हुई, कैसे धीरे धीरे उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई, ये सब कुछ देख लिया। अब हम करेंगे केस स्टडी ऑफ अफ्रीका, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द मसाई कम्युनिटी। तो सबसे पहले तो देखो अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड की हाफ से भी ज्यादा पेस्टोरल कम्युनिटी रहती है, ठीक है। उसी में से एक हमारी कम्युनिटी है मसाई कम्युनिटी।
ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल इनकी थी एज पेस्टुरलिस्ट, और ये रहते थे कीनिया एंड तंजानिया। ट्रेडिशनली इनके पास बहुत ही ज़्यादा ग्रेजिंग लैंड होती थी जिसका ये यूज़ करते थे, और इनके पास अच्छे खासे एनिमल्स होते थे। लेकिन बाद में जब कॉलोनियलिज्म हुआ तो इनकी लाइफ बहुत अलग अलग वेज में इम्पैक्ट हुई, जैसे कि लैंड एलियनेशन हो गया, इनका बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ द मसाई लैंड दैट वाज टेकन। और क्यों लिया गया था? ताकि वहाँ पे वाइट के लिए सेटलमेंट बनाए जा सके और साथ में अलग अलग पार्क्स, अलग अलग रिजर्व्स वहाँ पर ओपन किए जा सके, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो इनकी लैंड का था, जो कि अभी तक इनके लिए अवेलेबल था, दैट वाज टेकन फ्रॉम देम। नेक्स्ट इट वाज डिवीजन ऑफ मसाई लैंड। इसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश एंड द जर्मन कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, उनकी जो पावर थी उसके बीच में मसाई टेरिटरी वाज आल्सो डिवाइडेड, ठीक है। तो अब जो इनका लैंड ऑफ पीस था, जो पर्टिकुलरली इनके पास था, वो और ज्यादा कम हो गया था, वो और ज्यादा लिमिटेड हो गया था, और इस वजह से इनका मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड हो गया था, बिकॉज उनके एरिया में अपने एनिमल्स को लेकर नहीं जा सकते थे। मूविंग फॉरवर्ड, चीफ्स वर इंट्रोड्यूस। अब क्या हुआ था, कॉलोनियल पावर्स ने अलग अलग चीफ्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे, जो कि क्या करते थे, जो इनको कंट्रोल करते थे, इनसे टैक्सेस लेते थे, और धीरे धीरे जो उनका ट्रेडिशनल सिस्टम था जिसमें एल्डर्स होते थे, यंग्स होते थे, वो चेंज हो रहा था। यानी कि एल्डर और यंग तो अभी भी थे, जो एल्डर्स थे वो डिसीजन लेते थे और जो यंग थे वो प्रोटेक्शन करते थे, साथ में कैटल वॉर होते थे कैटल्स के लिए। लेकिन अब एक और भी डिफरेंशिएशन क्रिएट हो गया था, कुछ लोग रिच हो गए थे जो कि चीफ्स बनाए गए थे बाय द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, और कुछ लोग थे जो पुअर ही रह गए थे। तो जो पुअर थे वो इतना सारा प्रेशर उनमें से बहुत ही कम लोग बेयर कर पाए, और जिस वजह से उनका जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग का वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। वहीं जो रिच हो गए थे बिकॉज ऑफ बीइंग द चीफ, उनको सैलरीज भी मिल रही थी, इन लोगों से भी वो टैक्सेस और अलग अलग चीजें कलेक्ट किया करते थे, तो वो चीजें सर्वाइव कर पा रहे थे, वो अलग से कुछ ट्रेड वगैरह भी कर रहे थे, और साथ में अपना जो ट्रेडिशनल वर्क था वो भी कंटिन्यू कर पा रहे थे। मूविंग फॉरवर्ड, और इन्हीं सारे रीजन की वजह से हमें देखने को मिलता है फोर्स सेडेंटराइजेशन, जिसमें ये जो लोग थे दे वर एनकरेज टू अडॉप्ट एग्रीकल्चर अंडरमाइनिंग देयर ओरिजिनल ट्रेडिशनल पेस्टोरल एक्टिविटीज। क्योंकि अब इनके पास ऑप्शंस नहीं थे, तो इन्हें फोर्स किया जा रहा था कि आप एग्रीकल्चर की तरफ जाओ, ये जो अभी तक आप कर रहे हो जस्ट गिव देम अप, ठीक। तो पेस्टोरल एक्टिविटीज को आप छोड़ दो, एंड दे वर एनकरेज टू अडॉप्ट सेटल्ड एग्रीकल्चर। क्योंकि अब एग्रीकल्चर करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो अभी तक नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, दे हैड टू चेंज इट, उन्हें एक ही जगह पर सेटल्ड वे में अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी, ठीक। नाउ कमिंग टू द कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? तो सबसे पहले तो जो अफेक्ट हुए वो थे ग्रेजिंग ग्राउंड। बहुत सारा जो एरिया था वो उनसे छीन लिया गया था, एंड नाउ दे वर लेफ्ट विद वेरी स्मॉल। दिस लेड टू ओवरग्रेजिंग, और इस वजह से जो लिमिटेड पोर्शन था उसकी ओवरग्रेजिंग हो रही थी, और एक टाइम के बाद क्या हुआ, वहाँ का जो प्रोडक्शन था, जो प्रोड्यूस था, वो खराब होने लगा, और इस वजह से जो इनके कैटल्स थे, जो इनके एनिमल्स थे, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिला, एंड दिस लेड टू डेथ ऑफ मेनी। इसके अलावा इकोनॉमिक हार्डशिप आई, द साइज ऑफ द हर्ड्स वर रिड्यूस, उनका साइज बहुत छोटा हो गया था, और इसके अलावा मार्केट में भी दे गॉट लिमिटेड एक्सेस। मूविंग फॉरवर्ड, कल्चरल डिस्ट्रप्शन हुआ, जो उनका ट्रेडिशनल सोशल पॉलिटिकल सिस्टम था वो चेंज हो रहा था। अब जो चीफ्स थे वो ग्रो कर रहे थे, रिच एंड पुअर में डिवीजन देखने को मिल रहा था, तो अलग अलग जो चीजें नई नई आ रही थी उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल मेथड था, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, वो हो रहा था चेंज। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इन लोगों ने इस मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे अडेप्ट किया और कैसे सर्वाइव किया। तो सबसे पहले तो डिस्पाइट चैलेंजेस दे हैव शोन रेजिलियंस, वो अपना जो करना चाहते थे वो करते रहे, उन्हें कंसिस्टेंसी दिखाई, उन्होंने अपना आप कह लो डिटर्मिनेशन दिखाया। दे ऑल्टर्ड माइग्रेशन पैटर्न, यानी कि अब उन्हें पता था कि जो लैंड है वो लिमिटेड है, पहले की तरह उनको पूरा फ्रीडम नहीं है, तो दे स्टार्टेड एडजस्टिंग देयर रूट्स एंड टाइमिंग बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो अब वो दूसरी जगह जाने लगे ग्रेस कराने के लिए, और उसको उन्होंने अकॉर्डिंग टू अभी वाली जो अवेलेबिलिटी थी, जो टाइम था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस पूरी ही चीज को जो है सेट किया या कह लो कि मैनेज किया। इसके अलावा व्हाट दे डिड, सो दे डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड, यानी कि अब वो सिर्फ पेस्टोरल एक्टिविटीज में इंक्लूडेड नहीं थे, वो ट्रेड भी करने लगे, एग्रीकल्चर भी करने लगे, कुछ नहीं हुआ तो वो लेबर काम करने लगे ऑन डेली बेसिस। तो यानी कि वो अलग अलग चीजों में भी पार्टिसिपेट करने लगे थे। साथ में एडवोकेसी एंड राइट मूवमेंट्स, सम ग्रुप्स हैव ऑर्गेनाइज्ड टू क्लेम राइट्स एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस किए, अलग अलग तरह से आप कह लो कि अपना रेजिस्टेंस दिखाया टू गेट देयर राइट बैक्स एंड गेट देयर एक्सेस टू द रिसोर्सेज बैक। मूविंग फॉरवर्ड, रिकॉग्निशन ऑफ इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ पेस्टोरलिज्म has led to the policy shift in some regions supporting sustainable pastoral practices, यानी कि अब जैसे जैसे लोगों को इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ आई है, पेस्टोरल एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस समझ आई है, काफी जगहों पर जो रूल्स है वो चेंज हुए हैं। अब दे हैव सपोर्टेड सस्टेनेबल पेस्टोरल एक्टिविटीज, यानी कि ग्रेजिंग कर सकते हैं बट ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। तो अब सस्टेनेबल पेस्टोरल एक्टिविटीज आर बीइंग एनकरेज, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े, तो जल्दी से हम सारी की टर्म्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले पेस्टोरलिज्म क्या होता है, तो एक लाइवलीहुड होता है विच इज बेस्ड ऑन रियरिंग एनिमल्स। उसके बाद नोमैडिक क्या होता है, तो ये होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी परमानेंट सेटलमेंट। तो ये जो पेस्टोरलिस्ट होते थे ये नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते थे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। नेक्स्ट ट्रांसह्यूमेंस, तो ये है सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल विद देयर लाइवस्टॉक बिट फिक्स्ड बिटवीन समर एंड विंटर सीजन, जो कि हमने देखा था इन माउंटेन रीजन्स। नेक्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट, तो ये वो फॉरेस्ट थे जो कि गवर्नमेंट ने एज रिजर्व डिक्लेयर कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स थे ऑफ टिम्बर एंड वेरियस अदर रिसोर्सेज। तो वो नहीं चाहते थे कि जो कॉमन लोग हैं उनको इन रिसोर्सेज का एक्सेस मिले, इन फॉरेस्ट का एक्सेस मिले, देयरफॉर दे वर डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड। एंड यहाँ पर जो एक्टिविटीज थी जैसे कि ग्रेजिंग, ये सारी ही रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। लास्ट क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, तो ये था एक कॉलोनियल लॉ जिसने कि काफी सारी कम्युनिटीज को एज क्रिमिनल लेबल कर दिया था, ताकि उनको कंट्रोल कर सके, उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर सके और उनका सुपरविजन कर सके, ठीक। तो ये हो गए की टर्म्स। नाउ मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन, सो पेस्टोरलिस्ट हैव हिस्टोरिकली अडॉप्टेड टू डाइवर्स एनवायरनमेंट थ्रू मोबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक पैटर्न। क्योंकि उन्हें इकोनॉमिक पैटर्न की नॉलेज थी, तो उन्होंने इन सारी सिचुएशन के बाद भी खुद को अडेप्ट किया टू द वैरायटी ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट। एक जगह से रेस्ट्रिक्शन मिला तो उन्होंने दूसरे नई जगह ढूंढने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू सीजन्स, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, ठीक है।
नेक्स्ट, कॉलोनियल पॉलिसीज डिसरप्टेड देयर सिस्टम, जो उनका नेचुरल ट्रेडिशनल सिस्टम था वो इन कॉलोनियल पॉलिसीज की वजह से कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया था, डिस्ट्रक्ट हो गया था, लीडिंग टू इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। जैसे कि नए नए क्लासेस बन रहे थे, वो नए नए आप कह लो कि वो नए नए अलग अलग ऑक्यूपेशंस में जा रहे थे, ट्रेड भी कर रहे थे, एग्रीकल्चर भी कर रहे थे, तो यानी कि जो उनका ट्रेडिशनल सिस्टम था दैट वाज कंप्लीटली चेंज्ड। इन कंटेम्पररी वर्ल्ड पेस्टोरल कम्युनिटीज कंटिन्यू टू अडॉप्ट एंड देयर इज ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड कंट्रीब्यूशन टू बायोडाइवर्सिटी। अभी मॉडर्न कम्युनिटी की बात करें, अभी के टाइम की बात करें, तो भी ये जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये अभी तक एग्जिस्ट करती हैं और ये चेंज हो रहे एनवायरमेंट, चेंज हो रहे कंडीशंस को अडेप्ट कर रही हैं और इनके अकॉर्डिंग ये खुद को भी इम्प्रूव कर रही हैं। देयर हैज़ बीन रिकॉग्निशन टू देयर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और इनके कंट्रीब्यूशन को टू द बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके साथ हमारे ये पूरा ही चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। साथ में कोशिश करो कि आप ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ शेयर करो ताकि सबको ही ये फ्री एनसीईआरटी सीरीज का बेनिफिट मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और फॉलो भी कर लेना ताकि आगे कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।